हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का 60 प्रश्न। आज की वीडियो में हम लोग 60 प्रश्न से शुरू करेंगे और आपको लगभग 80 तक प्रश्न कराएंगे, जिसमें आपको थ्योरी 20 नंबर का होगा और 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी टोटल आपका क्वेश्चन 40 हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने 60 प्रश्न करा दिया है 3 पार्ट में, और ये चौथा पार्ट आपका होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन तंत्र में वायु फेफड़े तक किस मार्ग से पहुंचती है। श्वसन कहने का मतलब है कि श्वसन तंत्र आपका कौन है, फेफड़ा। फेफड़ों की संख्या कितना है, 2। फेफड़ों की संख्या कितना है, 2। और फेफड़ों में खंडों की संख्या कितना है, तो 5। अगर वही हार्ट पूछता, हार्ट में कितना आ, गुहा है, या फिर कहता कितना खंड है, तो वहाँ पे कहते 4। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, 4। लेकिन फेफड़ा में 5 खंड होते हैं। दिल के साइड 2 खंड, इधर कर दो, दिल के साइड 2 खंड, और दिल के विपरीत साइड 3 खंड, यानी 5 खंड होते हैं। तो श्वसन जो है ना, तंत्र के रूप में फेफड़ा को मानते हैं हम लोग। तो वह नाक से शुरू होता है। तो सबसे पहले देखिए, तो नाक किधर है, इसमें नाक नहीं है तो काट दीजिए, इसमें भी नाक नहीं है तो काट दीजिए। लेकिन इसमें नाक है लेकिन अमाशय दे दिया। अमाशय का मतलब होता है पेट। अमाशय का मतलब क्या होता है, पेट। तो क्या पेट से हम सांस वगैरह लेते हैं क्या, नहीं। तो इसको भी काट दीजिए। तो बच रहा है कौन, ए। तो ए बच रहा है, तो देखिए पहला दे रहा है नासिका मतलब नाक, ग्रसनी मतलब गला, स्वर यंत्र मतलब जहाँ से आवाज़ निकलता है, श्वास नली मतलब ट्राइकिया जो ऐसे 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 होता है स्प्रिंग की तरह। ब्रोकाई, ब्रोकाई का मतलब होता है कि दो नली होता है, ठीक है ना। ब्रोकाई का मतलब 2 नली होता है जो फेफड़े में जाके जुड़ता है, ठीक है ना, उसी को ब्रोकाई कहते हैं। अब फेफड़ा मतलब सब कोई जानता है, श्वसन तंत्र। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको थ्योरी दिया हुआ है कि नासिका से फेफड़ों तक वायु किस मार्ग से पहुंचती है। तो नासिका मतलब नाक, नासिका मतलब नाक। तो नाक से फेफड़ा तक वायु किस मार्ग से पहुंचती है, तो किस मार्ग से पहुंचती है, तो अभी तो हमने बताया कि नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोकाई, ये सारी चीज़ें से गुजरते हुए आपका फेफड़ा तक पहुंचती है। तो देखो नासिका सबसे प्रथम बार जो है ना पूछेगा कि सांस किससे लेते हो, तो कहना नाक से लेते हैं। ये ना कहना कि फेफड़ा से लेते हैं। फेफड़ा तो आपका वो तंत्र है, श्वसन तंत्र है, लेकिन सांस लेते हो किससे हो, नाक से सांस लेते हो, फेफड़ा से सांस नहीं लेते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, अब देखिए ग्रसनी, ये वायु मार्ग का एक जो है ना भाग है, स्वर यंत्र जहाँ से आवाज़ निकलता है, ये आपका ट्रैकिया, श्वास नली जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद ब्रोकाई जो ट्रैकिया से ही जुड़ी रहती है, ठीक है ना। उसके बाद ब्रोकाई के बाद जो है ना, ये ब्रोकाई 2 खंडों में बंट जाता है, और ये जो है ना आपका क्या होता है, 2 भाग में बँट जाता है, उसको हम लोग ब्रोक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद जो है ना वायु कोष्ठक देखने को मिलता है, एल्वियोलाई, ठीक है ना। वहीं से जो है ना ऑक्सीजन का विसरण के माध्यम से, यानी डिफ्यूज़न के माध्यम से आदान-प्रदान होता है। इस बात को याद रखिएगा कि वायु का जो है ना ब्लड में आदान-प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो डिफ्यूज़न यानी विसरण के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गैस विनिमय स्थल है। गैस विनिमय का मतलब, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, है ना। जैसे आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय तो वस्तु का आदान प्रदान करना, अदला बदली, चावल दो तो गेहूं लो, गेहूं दो तो चावल लो। ऐसे होता था ना पहले। एक आटा, ये क्या बोलते हैं, घर में पहले होता था कि जाता था कोई तो झांपी में तेल आता था, तो एक झांपी तेल दो दो, और वो आपको कुछ उसके बदला दे देगा। चाहे एक एक जो है ना डागरा चावल दे दो, तो वो आपके कुछ बदला में दे देगा। ऐसे होता था ना पहले। वस्तु विनिमय इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कथी, महत्वपूर्ण गैस, जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है, सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण गैस विनिमय स्थल कौन है, मतलब कौन ऐसा जगह है जहाँ से सबसे
ज़्यादा जो है ना क्या होता है, विनिमय होता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान कहाँ हो जाएगा बताओ, आदान प्रदान कहाँ होगा? तो वह आदान प्रदान करने वाला तो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई न है ना वायु कोष्ठक। तो यहाँ पे वायु कोष्ठक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु कोष्ठक। यहाँ पे श्वास नली नहीं होगा, यहाँ पे नासिका नहीं होगा, यहाँ पे ब्रोकाई नहीं होगा। यहीं से आदान प्रदान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र के गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो एल्वियोलाई से होता है, यानी वायु कोष्ठ से होता है, ठीक है ना। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो, प्रश्वास। सांस को जब अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रश्वास, ठीक है ना। उसके बाद एक और कहते हैं श्वास, उसके बाद एक और कहते हैं प्रेरण। क्या कहते हैं? प्रेरण। मतलब जो सांस हम लोग लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं श्वास, प्रश्वास और प्रेरण, तीन गो नाम है। तो तीनों नाम में से इसमें से ढूंढो कोई है क्या? कोई नहीं है, यहाँ पे आपको श्वास दिया हुआ है। तो बी, ये सी विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, एक बात हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमने देखा कि सांस ले रहे हैं, सांस लेना, जब सांस ले रहे हैं तो उसका हमने कई गो नाम बताया? तीन गो। पहला क्या बताया? प्रश्वास, श्वास, प्रेरण। और वही सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़, तो सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें होता है, उसको कहते हैं क्या? उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक है ना। चाहे सांस मुक्त, ये मुक्त करना, ये सारे नाम है, ठीक है ना। तो अगर हम इस दोनों को मिला दे, प्रश्वास, मान लो यहाँ पे प्रश्वास रहता, चाहे श्वास ही रहता, कुछ एक नाम रख सकते हो। तो मान लो इसको और ये दोनों को मिला दिए, प्रश्वास चाहे श्वास और उच्छ्वास को मिला दिए, तो क्या बन जाएगा? श्वासो उच्छ्वास बन जाएगा। तो इसी को हम लोग श्वसन का एक नाम देते हैं। श्वासो उच्छ्वास ही श्वसन का एक भाग है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का सबका बात होता है, इसलिए प्रश्व ये श्वासो उच्छ्वास कहा जाता है। आगे आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। आगे देखिए, सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब सांस हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं, है ना। इसमें डायफ्राम जो है ना शिथिलित हो जाता है। अब देखो उच्छ्वास क्या है ना। तो उच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बाहर निकलती है। लेकिन वही पूछता है श्वसन क्या है? तो क्या कहते हो? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन करते हैं, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ जोड़ दिया है, तो इसका जो है ना नाम बदल गया है। अब देखो, श्वास लेते समय डायफ्राम की स्थिति कैसे होती है? तो स्थिति क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? शिथिलन हो जाती है। तो नीचे की ओर चपटा हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर उठ जाता है। तो चपटा हो जाती है ना जी, नीचे की ओर सिकुड़ कर चपटा हो जाती है, नीचे की ओर सिकुड़ कर चपटा हो जाती है। यहाँ पे दिया है सिकुड़ कर गायब हो जाती है, तो गायब नहीं होती है, चपटा होती है। सिकुड़ कर चपटा हो जाती है, सिकुड़ कर क्या हो जाती है? चपटा हो जाती है। आगे देखते हैं, श्वास लेते समय पसलियों यानी रिप्स, पसली मतलब समझते हो, ये ये वाला, ये जो है ना, ये आपका पसली है, ठीक है ना, पसली है। इसी के अंदर जो है ना आपका फेफड़ा वगैरह रहता है। तो जब पसली जो है ना किस दिशा में गति करती है बताओ? पसली जो है ना किस दिशा में गति करती है? देखो तो, किधर गति कर रहा है? ऊपर गति कर रहा है। तो ऊपर और बाहर की, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, देखो तो जी, छोड़ के देखो तो थोड़ा किधर गति कर रहा है। देखो तो ऊपर और बाहर की ओर निकल रहा है, ऊपर और बाहर की ओर निकल रहा है। तो यही हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर, है ना। श्वास लेते समय
मांसपेशियां सिकुड़ कर जिसे पसलियां ऊपर और बाहर की ओर उड़ जाती है, इसे छाती के आकार भी बढ़ जाता है। श्वास लेते समय क्या कर रहा है? सांस लेते समय सांस लो तो फूल रहा है पूरा। अब वही अगर पूछ देते कि सांस छोड़ते समय, सांस ले रहे थे तो फूल रहा था, ऊपर की ओर भाग रहा था। वही अगर सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा? घट जाएगा कि नहीं? तो बी विल बी करेक्ट आंसर। श्वास छोड़ते समय फेफड़े का आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो सांस छोड़ते समय आयतन कम हो जाता है। आयतन कम क्यों होता है? अब मान लो सांस ले रहे हैं, पूरा आयतन बढ़ गया। अब देखो सांस छोड़ेंगे, आयतन कम हो गया। मतलब फुलावना जब फूल जाता है तो उसमें आयतन बढ़ गया, फुलावना पचक गया तो वो आयतन घट गया। देखो फूल गया, पचक गया, तो यही बात है। अब देखिए आगे देखते हैं। एक मिनट, आगे देखते हैं। श्वास लेते समय वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? जब सांस लेते हैं ना तो वक्ष गुहा फूल जाता है, यानी बढ़ जाता है। वक्ष गुहा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पे देखो श्वास लेते समय वक्ष गुहा का आयतन क्यों बढ़ जाता है? क्यों बढ़ता है? बढ़ जाता है ये तो मालूम है सबको, लेकिन क्यों बढ़ता है? तो इसलिए बढ़ता है कि नीचे जो है ना डायफ्राम होता है। डायफ्राम ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है? डायफ्राम। अगर डायफ्राम तो कमजोर हो जाएगा ना तो सांस लेगो ना छोड़ोगे, दोनों में कोनो नहीं, जहाँ करते हैं रह जाओगे। तो डायफ्राम के नीचे की ओर खींचता है और पसलियों ऊपर की ओर बाहर की ओर उठता है। कब? जब सांस लेते हो। देखो भाई डायफ्राम उठ रहा है कि नहीं? ये जो है ना ये वाला उठ रहा है। देखो जैसे सांस छोड़े तो नीचे चल गया, और सांस लेंगे देखो उठ गया। तो ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है ना, इसलिए जो है ना क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखो उच्छ्वास मतलब सांस को क्या करना? छोड़ना। सांस को जब छोड़ते हैं तो उस समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? जब सांस ले रहे थे तो पूरा फूल जा रहा था, मतलब ऊपर की ओर उठ रहा था। जब सांस छोड़ रहा है तो मतलब डायफ्राम सिकुड़ रहा है, मतलब छोटा हो रहा, नहीं चिपटा हो रहा है। तो क्या होगा? क्या होगा? ऊपर की ओर गुंबदकार होगा कि नीचे की ओर चपटा होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा कि फट जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा जी? गुंबदकार हो जाएगा। पहले तो अगर सांस ले रहे तो ऐसे, मान लो कि तुम्हारा ऐसे है, तो अभी सांस तुम छोड़ रहे हो तो ऐसे है, और जैसे ही सांस तुम लोगे तो ये जो है ना टना के ये नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना। तो ऊपर की ओर गुंबदकार हो जाती है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। उच्छ्वास डायफ्राम के शीतलन हो जाता है, गुंबदकार हो जाता है। ठीक है। आगे, श्वसन की क्रिया में पसलियों की गति किसके कारण होती है? पसलियों मतलब समझते हो ना? ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। पसली मतलब ये, ठीक है ना। ये वाला आपका पसली हो गया, ठीक है ना। ये माने हड्डी जो होता है वो पसली। तो पसली जो होता है ना किसके कारण गति करता है? तो अंदर के जो मांसपेशियां होता है ना उसके कारण गति करता है ना। चलो, अंतर पार्श्वीय मांसपेशियां जो होता है पसली को गति कराता है। श्वास लेते समय फेफड़ों के भीतर वायु प्रवेश करती है। फेफड़ों के भीतर दाब कम होता है और फेफड़ों के भीतर दाब बढ़ जाता है। शरीर तापमान ये तो हटा दो, रंग बदल ये तो हटा दो। अब देखो सांस तुम ले रहे हो, सांस लोगे तो आपके शरीर के अंदर फेफड़ों के अंदर दाब कम है तभी सांस ले रहे हो। दाब ज़्यादा रहेगा तो सांस फेंकोगे, तो दाब क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। दाब जो है अंदर क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण सांस हम लोग ले लेते हैं। अब देखो सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 18 बार सांस लेता है। देखो कितना बार सांस लेता है? 12 से 18 बार। ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। चित्र सब दे दिया है, कोई टेंशन नहीं है। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है? तो वायु कोश में होता है, एल्वियोलाई में होता है। मानव शरीर में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो यही है वायु कोष्ठ, एल्वियोलाई। ठीक है ना। एक ऐसे हो जाता है, ऐसे, और एक जो है ना आपका ऐसे 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 ऐसे।
ठीक है ना, ऐसे ऐसे फूल की तरह हो जाता है। यही जो है ना आपका ये क्या है, वायु कोष्ठ है। यही जो है ना क्या है, वायु कोश है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन किस में प्रवेश करती है? तो श्वास नली में प्रवेश करती है कि आमाशय में कि यकृत में, ये सो हटा दो। श्वास नली में नहीं, रक्त की कोशिका में। जैसे हम लोग देखते हैं ये जो है ना आपका रक्त की कोशिका, कहने का मतलब हम चित्र में दिखा रहे हैं, ये है जो ना, ये वाला भाग जो है ना, ये बाहरी भाग, ये आपका पतली पतली झिल्ली होती है कोशिका। इसी कोशिका के माध्यम से जो है ना क्या होता है, डिफ्यूजन यानी विसरण जिसको कहते हैं, विसरण 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 के माध्यम से आराम से पतली पतली झिल्ली से सरब सरब के ऑक्सीजन निकलती है, पूरे ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन जो है ना पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। और जब अंदर पूरे शरीर में चल जाती है ना हीमोग्लोबिन लेके, तो वहाँ पे जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पूरी तरह से बनेगा, तो वहाँ से कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन आता है रिटर्न होके। समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखो, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचती है? रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचती है बताइए? मस्तिष्क में, गुर्दा, किडनी नहीं, हृदय, एल्वियोलाई। कहाँ पहुँचती है? एल्वियोलाई में ही पहुँच सकती है या हृदय में पहुँचेगी बताइए? एल्वियोलाई में ही पहुँचेगी। एल्वियोलाई कहाँ गया जी? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँचती है? एल्वियोलाई में पहुँचती है। क्यों? क्योंकि वही तो एक जगह है, वही तो एक जगह है मेन, जहाँ से विसरण होती है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो अभी हमने बताया हीमोग्लोबिन के द्वारा। ये होता है हीमोग्लोबिन कैसा कलर का? तो लाल कलर का। कैसा होता है? लाल। अब पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? कमेंट करके बताओ आप लोग। खून का रंग तो लाल होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, लेकिन पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ये कमेंट करके बताओ आप। अब ये प्लाज्मा जो है ना आपका 55% लगभग होता है, सबसे ज़्यादा इसमें पानी का ही मात्रा होता है। प्लेटलेट्स, ये जो है ना रक्त को थाका बना देता है। श्वेत रक्त कणिका, ये संक्रमण से जो है ना बचाती है। ठीक है, चलो। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सबको पता है कि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ले जाती है। और जब बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बना के ले आती है। कहाँ? वायु कोश के पास। हीमोग्लोबिन किस रक्त कणिका में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए रेड ब्लड सेल का रंग लाल होता है। श्वेत कणिका यानी डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल में नहीं पाया जाता हीमोग्लोबिन, जिसके कारण उसका रंग वाइट होता है यानी उजला होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लाल रक्त कणिका हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन क्या है? सबको पता है कि यह आरसीबी में पाए जाने वाला एक लाल रंग का प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरे शरीर तक ले जाना। ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरे शरीर तक ले जाना। मान लो कि ऑक्सीजन से वायु कोष से लिया लिया ना, एल्वियोलाई से लिया, उसके बाद पूरे शरीर में दौड़ा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका में, एक मिनट, कोशिका में ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? तो वही, कोशिका में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऊर्जा निर्माण नहीं होगा, रहेगा तो ऊर्जा का निर्माण होगा। क्योंकि वही जो है ना क्या करता है, विखंडन करता है यानी विघटन करता है, तब जाके ऊर्जा का निर्माण होता है। तब जाके वायु की उपस्थिति में होता है तो 38 एटीपी हो जाता है, एटीपी। और वही वायु के अनुपस्थिति में होता है तो 2 एटीपी होता है ऊर्जा का निर्माण। एटीपी का फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। इसी में से एक आबंध हट जाएगा ना तो एडीपी बन जाएगा, यानी एडिनो डाईफॉस्फेट। ठीक है ना? चलो, कोशिका में ऑक्सीजन का क्या कार्य है? तो कोशिका में ऑक्सीजन का कार्य क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना, मतलब उसको तोड़ना, तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना। यही जो है ना ऊर्जा पूरे शरीर में कार्य के लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। कोशिका में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड अंततः किस अंग द्वारा बाहर निकलती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा बाहर निकलेगी? इसके द्वारा तो निकलेगी नहीं, इसके द्वारा नहीं निकलेगी, फेफड़े के द्वारा ही निकलेगी। आने ले जाने का कार्य तो यही करा रहा है ना।
कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, तो वह सबको पता है कि फेफड़ों तक पहुंचती है और वहाँ से एल्वियोलाई में आती है और उसके बाद उच्छ्वास मतलब निकालना ऑक्सीजन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जितनी भी वायु है सबको बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। अब प्रश्वास या श्वास अंदर लेना, यही जब दोनों मिला देंगे तो श्वास उच्छ्वास बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन अभिक्रिया, डिफ्यूजन रिएक्शन यानी विसरण के द्वारा होता है। ये रिएक्शन नहीं कह सकते, लेकिन विसरण एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा होता है। ठीक है ना, ये सब तो आपको पता ही है। जल का भाप में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन, जल का भाप को जल से भाप को जल में आ जाना क्या कहलाता है, संघनन। और ये जल को भाप में बदलना, मतलब ये गर्म होकर भाप में बदल जाता है जल, तो वाष्पीकरण। ये ठंडा होकर भाप जब जल में बदल जाता है तो संघनन। जैसे संघनन के कारण ही वर्षा होता है। ठीक है ना। अब परासरण मतलब समझ ही रहे हो, परासरण मतलब सरवना, डिफ्यूजन का ही एक प्रकार थोड़ा थोड़ा भाग होता है, समझ रहे हो ना। अब देखो विसरण डिफ्यूजन क्या है, मतलब विसरण हिंदी में, डिफ्यूजन इंग्लिश में। तो अभी बताया कि कोई भी गैस या पदार्थ सांद्रता वाले स्थान में, मतलब ज़्यादा वाला जो है ना, मान लो इसमें बहुत घन 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 चीज़ है। मान लो एगो डब्बा है, इसी में एक दीवार बना के, एक पतला सा दीवार बना के इधर बना दिए, तो जिन्हें घन होगा ना उधर से सरब सरब के इधर आएगा, जिन्हें घन होगा ना उधर से सरब सरब के इधर आएगा। तो अधिक से कम में आना ही क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है, यानी डिफ्यूजन कहलाता है। एल्वियोलाई की दीवारें अत्यंत पतली होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है कि गैसों का तीव्र आदान प्रदान हो सके, यही मुख्य कारण है। एल्वियोलाई गैसों का आदान प्रदान के लिए उपयुक्त क्यों होती है, इसलिए होती है कि इसकी दीवारें जो है ना पतली होती है और इसकी जो संख्या होती है बहुत अत्यधिक होती है। ये इनके चारों ओर जो है ना रक्त कोशिकाएं का जाल बना होता है और ये गैसों का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से कर पाती है।